नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 19 मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न सिलेबस से थोड़े से हटके पूछे गए हैं। वैसे तो आरएमएमएसबी बोर्ड अपने ऐसे कारनामों के लिए जाना ही जाता है कि हम जो पढ़ के जाते हैं उससे ये प्रश्न न पूछकर कुछ हटके ही पूछता है। आज जो अपनों ने एलडीसी का पेपर देखा उसमें करंट अफेयर का मात्र 1-2 क्वेश्चन और जो आर्थिक समीक्षा थी उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। पहले इसका जो मेन रोल रहता था वो करंट जीके पे ज़्यादा फोकस करता था। आर्थिक समीक्षा में आंकड़े उठाए जाते थे, लेकिन आज जो पेपर हुआ उसमें इसने पैटर्न को चेंज कर दिया। तो कहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं, तो इसके बारे में अगर हम सही रूप से देखें तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत डीप पूछे गए थे। जिस बच्चे ने काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रखी थी उसके लिए ये प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। एक शानदार पेपर सेट किया गया था। जो नए नए बच्चे थे, जो सोच रहे थे 2 महीने 3 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम था। जो गाइडों में पढ़ाया जाता है या जो गाइडों में लिखा गया है वो एक सामान्य जानकारी है। सभी गाइडों में एक जैसी जानकारी मिल रही है। जो एनसीईआरटी या अपने जो कर रहे हैं पुरानी माध्यमिक शिक्षा की किताबें हैं, जो 2017-18 का एडिशन है या उससे पहले का है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पेपर में देख सकते हैं। अपने क्लास 6 की जो ये बुक कर रहे हैं इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बात करें हम 7th 8th 9th 10th की किताबों की, तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक है। एक प्रमाणित आंकड़ों के साथ इसमें जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हम रेट लगा सकते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ना कि ये जो गाइड मिलती है उनको। चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय नंबर 19 मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्य काल 4th शताब्दी ईसा पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में, उसका कौन शासक था, तो अंतिम शासक जो था नंद वंश का वो कौन था, घनानंद था। घनानंद से मगध की जनता नाराज़ थी। इसलिए नाराज़ थी क्योंकि वह कर ज़्यादा लगा रहा था। इस वजह से वहाँ की प्रजा थी जो उससे नाराज़ हो गई थी। उसने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। नंदवंश के शासक काल में भारतवर्ष के पश्चिम भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिम भाग में आक्रमण किया तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने उसका सहयोग किया था। आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष का एक सूत्र में बांधना चाहता था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो दो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका एक तो काल कौन सा था, तो 4th शताब्दी से लेके ईसा पूर्व की 4th शताब्दी से लेके ईसा पूर्व की 2री शताब्दी तक। और इसमें महान जो शासक थे वो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक थे। और एक जिनमें इनकी स्थापना का जो मुख्य जिसका रोल रहा था वो था चाणक्य, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। तो चलिए चाणक्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उनके बारे में डिटेल से समझते हैं। आचार्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे।
उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। प्रजा उसके राज्य से त्रस्त थी। एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने तब ही इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर मगध का शासक बना दिया एवं स्वयं उनके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। तो चाणक्य खुद क्या था, ये प्रधानमंत्री बने। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं, तो आचार्य चाणक्य, और जिनका मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें किस शासन काल के साम्राज्य की जानकारी मिलती है या किस व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो उसमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसलिए इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो आगे जाके शासक बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यावस्था से ही नेतृत्व का गुण था। वह अपने मित्रों के साथ खेलते समय अब उनका नेतृत्व करना पसंद करता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुण की पहचान कर उसे भारतवर्ष का सम्राट बनाने का निर्णय किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व नंदवंश के शासक घनानंद को परास्त कर मगध का शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व घनानंद को हराया और मगध का शासक बन गया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त कर दिया। सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, उसको भी परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश एवं बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे कौन कौन सा क्षेत्र जीता था, तो कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश एवं बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त कर लिया था। साथ ही सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो ये सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। तो उसके दरबार में जो राजदूत आया था उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। उसका नाम क्या था, मैगस्थनीज, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। मैगस्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो मैगस्थनीज की। किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में इंडिया हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिका की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य के साथ दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना उसका क्या नाम था, तो बिंदुसार। जैन धर्म ग्रहण कर लिया, और इन्होंने जो धर्म ग्रहण किया वो कौन सा था, जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो जैन धर्म। और राजा किसे बनाया, बिंदुसार को। चंद्रगुप्त ने भद्राबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाकर एवं तप का मार्ग अपनाया। तो गुरु किसे बनाया था, श्रवण बेलगोला को। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था, और स्थान कौन सा था, वो श्रवण बेलगोला। इसके बाद अपने देखते हैं बिंदुसार, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो इनके बाद उत्तराधिकारी था और राजा बना। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात इन्हीं का नाम था।
आचार्य चाणक्य इसके दरबार में भी प्रधानमंत्री रहे थे। बिंदुसार में 272 ईस्वी पूर्व तक विशाल साम्राज्य का शासन किया। कब तक शासन किया इन्होंने? 272 तक। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर उसके सुयोग्य पुत्र अशोक के हाथ में आई। तो 3 नंबर पे आ जाता है सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका उत्तराधिकारी बना बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना अशोक महान। चलिए आगे पढ़ते हैं अशोक के बारे में। मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय उपाध्याय यानी प्रशासक था। इससे उसे शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेख प्रमाण सम्राट अशोक के काल से प्राप्त होते हैं। जो अभिलेख जो लिखवाए गए थे, सबसे ज़्यादा प्रमाण वो किसके काल से मिलते हैं अपने को? तो सम्राट अशोक के काल से। सम्राट अशोक के अभिलेख में उसका नाम देवाना प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा है। तो उसका जो नाम है सम्राट अशोक का, उसके शिलालेख या अभिलेखों में जो नाम मिलता है वो है देवाना प्रियदर्शी राजा एवं अशोक। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट बना था। तत्पश्चात अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधिकार या अपने अधीन कर लिया था। मगध के पड़ोस में कलिंग शक्तिशाली राज्य था जिसे अशोक जीतना चाहता था। इस कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो सम्राट अशोक के बारे में जो मेन बात है वो इनमें 2 है। एक तो उनका नाम, अभिलेखों में जो नाम मिलता है देवाना प्रियदर्शी, और दूसरा इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था और उसके बाद इन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। ये अशोक का साम्राज्य दिखाया गया है 263 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच। लगभग सभी जगह पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक की कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। तो कौन से युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यह निर्णय लिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा? तो कलिंग विजय के पश्चात। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। सम्राट अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। तो उनकी भाषा कौन सी थी? अशोक के अभिलेखों की तो प्राकृत भाषा थी, जो आम लोगों की भी भाषा थी। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में हैं। अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन अन्य लिपियां में भी कुछ अभिलेख है। उत्तर पश्चिम में जो कुछ अभिलेख है उनकी भाषा यूनानी थी, और अधिकतर जो अभिलेख थे उनकी भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी, और लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि थी। चलिए आगे देखते हैं सम्राट अशोक की धार्मिक नीति क्या रही है। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनों ने पहले देखा था चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम समय में। और अगर पूछे सम्राट अशोक तो वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति आदर नीति रखी। उसने अच्छे आचरण पर बल दिया एवं पशुवध को दंडित घोषित कर दिया था। पशुवध के ऊपर इन्होंने रोक लगाती थी या उन्हें दंडनीय घोषित कर दिया था। सम्राट अशोक का एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इन लोगों के बीच सद्भाव एवं एकता बनाए रखने हेतु अशोक ने प्रजा को शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा। इस कार्य के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता था, जिससे जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था।
अशोक के दम में दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर नीतिगत तरीके से रहने की बातें कही गई है। यथा पड़ोसियों से न लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, दूसरे धर्म के लोगों से टकराव न करो आदि बातें सिखाई गई थी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति महासभा का आयोजन किया। ये कुल 4 संगीतियाँ थीं जिनका अलग अलग राजाओं ने आयोजन करवाया था, जिसमें से सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। और कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में। तत्पश्चात विदेशों में धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न धर्म प्रचारक भेजे, जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो ये पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कौन सी संगीति का आयोजन करवाया था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सम्राट अशोक के द्वारा। और प्रचार के लिए जो अलग अलग क्षेत्र में जो प्रचारक भेजे थे उनके नाम हम देख सकते हैं। नंबर 1 है सोन एवं उत्तरा, उनको शरण भूमि या पेंगू में भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा जो सिंहल यानी श्रीलंका गए थे। महारक्षित यवन प्रदेश गया था और रक्षित वनवासी या उत्तरी कनाडा गया। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा है, वो महेंद्र एवं संघमित्रा का पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ पर भेजा गया था? तो सिंहल या श्रीलंका भेजा गया था। आगे देखिए, सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी कार्य। इससे पहले एक लाइन रह गई है, विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का योगदान अद्वितीय रहा है। तो सम्राट अशोक ने विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार किया था। और इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे देखते हैं सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी कार्य। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। उसने घोषणा करवाई थी कि जनता अपने कष्ट निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती है। सम्राट अशोक के समय प्रजा के कष्टों में कमी आई थी तथा उनके नैतिक आचरण में वृद्धि हुई थी। तो ये था सम्राट अशोक का जो काल। और सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती मौर्य सम्राट अयोग्य एवं दुर्बल होने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद जो काल आया गुप्त काल, उसके बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनिष्क हुआ। कनिष्क का साम्राज्य भी विशाल था। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। इस वंश ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश के शासनकाल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अधिक समृद्ध हुई, जिसकी शुरुआत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त एवं आचार्य चाणक्य ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो सन 319 से 320 ईस्वी में शासक बना। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ अन्य भी वंश आए, जैसे शुंग वंश, सातवाहक, कुषाण आदि वंश रहे थे। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था जो कनिष्क था। और उसके बाद जो काल आया वो था गुप्त काल। गुप्त काल ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और गुप्त वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। एक चंद्रगुप्त अपनों ने पहले पढ़ा था, वो मौर्य साम्राज्य का था। अब दूसरा हम देख रहे हैं वो गुप्त काल का है, जिसकी कालावधि है वो 319 से 320 ईस्वी में शासक बना और उसके बाद में रही थी। और जो पहले अपनों ने चंद्रगुप्त पढ़ा
वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक उसका काल था, और इसका काल है जो 4वीं शताब्दी सीधा है वो ईसा पूर्व था। इसके बाद पढ़ते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। वह पराक्रमी वीर एवं विद्वान था। राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण एवं पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत किया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए। तो जो अश्वमेध यज्ञ है वो किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने, और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के भी चलवाए। तो समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, और माता का नाम था कुमार देवी, और लगभग इसने संपूर्ण भारत के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल रहा। उसके दरबार में अनेक कलाकार एवं विद्वान थे। हरिशेख उसका मंत्री एवं लेखक था। तो उसका मंत्री और लेखक कौन था? तो हरिशेख, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। तो समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ था और वीणा वादक का उसे शौक था। वह प्रजापालक एवं धर्मनिष्ठ शासक था जिसने वैदिक धर्म एवं परंपराओं के अनुसार शासन किया। तो इसमें तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो यह है कि उसका जो मंत्री था और जो लेखक था उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और प्रयाग प्रशस्ति में जो बात लिखी है वो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या दूसरा नाम क्या था इसका? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह योग्य एवं प्रतिभाशाली था। उसे कला विद्या के संरक्षक एवं अद्वितीय योद्धा के रूप में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसने शक एवं कुषाण शासकों को परास्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य भी भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत था। विजय अभियानों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर विक्रम संवत चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था, और इसने विजय अभियानों के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये विक्रमादित्य क्या है? इसकी उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका नाम है और विक्रमादित्य क्या है? इसकी उपाधि है। और विक्रम संवत भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। जो आज हम देख रहे हैं शक संवत, विक्रमी संवत, तो जो विक्रमी संवत है वह किसकी देन है या किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न थे जिनको हम देखेंगे। नंबर 1 पे था महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकर पर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपनक, वेताल भट्ट और वरु रुचि। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो पैटर्न चल रहा है, नया पैटर्न जो अभी RMSSB बोर्ड और RPSC बोर्ड ने जो चला रखा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पूरा डीप क्वेश्चन होता है। इसके लिए हमें पूरा विस्तृत ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो विक्रमादित्य के दरबार के जो 9 रत्न थे उनके नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं आगे इनके दरबार में या इनके समय में कौन आया था, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चंडालों के अलावा कोई मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करता है, लोग घरों के ताले नहीं लगाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल प्रजा के लिए सुखमय एवं संपन्नता भरा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था और उसने इसके बारे में क्या लिखा था कि जो प्रजा है वो बहुत ही सुखी है, राजा न तो शारीरिक और न ही प्राण या मृत्यु दंड देता है, और मांस और मदिरा का सेवन सिर्फ चंडाल ही करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता है, और घरों के ताले भी नहीं लगे होते हैं। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर समृद्धि एवं उन्नति का बोलबाला था, सोने के सिक्के प्रचलन में थे। इस काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, इसलिए गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्णयुग है वो कौन सा काल माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। आगे कुछ शब्दावली दी गई है, उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है देवाना प्रियदर्शी, जो किसका नाम था? अशोक। अशोक की उपाधि थी ये एक तरह की। देवताओं का प्रिय अशोक की उपाधि थी, जो शिलालेखों पे इन्होंने लिखवाई थी। ब्राह्मी लिपि का अर्थ है एक लिपि जिसका नाम है। वर्तमान में देवनागरी लिपि इसी से निकली है। अश्वमेध यज्ञ, इसका मतलब क्या था कि प्राचीन काल में शक्तिशाली शासकों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ, उसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है, इन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे अभी आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। हम इसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की भी बुक्स को करवाएंगे। जो बच्चे रीट, सीईटी या अन्य सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या सामान्य जो भर्तियां हैं जैसे पटवार है, वीडियो है, इनकी भी जो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारे द्वारा जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वह बिल्कुल प्रमाणित है, और जो पुरानी बुक्स है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन्हीं के माध्यम से आपको हम ये सारा डाटा करवा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, जो चैप्टर अपनों ने पढ़ लिया और उनके अंदर आप पुराने क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो उन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।